तो पिछली एपिसोड में हमने ज़मीन को उसके आगाज़ में छोड़ा था, एक आग का दरिया, पिघले हुए पत्थरों का समंदर जिस पर मुसलसल आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही थी। ये था हेडियन ईयन, यानी ज़मीन का जहन्नमी दौर। इसका नाम भी अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडीज के नाम पर रखा गया है और वजह साफ है, ये वो जगह नहीं थी जिसे हम आज अर्थ कहते हैं। इस पिघली हुई ज़मीन में एक अजीब प्रोसेस शुरू हुआ जिसको कहते हैं प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन, यानी चीज़ों का अपनी जगह लेना। जितने भी भारी एलिमेंट्स थे जैसे आयरन और निकल, वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के सेंटर की तरफ डूबने लगे और उन्होंने बनाया ज़मीन का कोर। और जो हल्के पत्थर या सिलिकेट्स थे वो ऊपर की तरफ तैरने लगे जैसे पानी पर ऑयल तैरता है। इन हल्के मटेरियल्स ने बनाए ज़मीन की मेंटल और बिल्कुल ऊपर की पतली सी सतह यानी क्रस्ट। हमारा प्लेनेट आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ऑर्गेनाइज हो गया। ऊपर सतह पर हजारों वोल्केनोस हर वक्त फट रहे थे। इन वोल्केनोस से धुआं, गैसेस और सबसे जरूरी पानी के वेपर्स निकल रहे थे। उस वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर इतना जहरीला था कि एक सांस भी आपको मार सकती थी, और ऑक्सीजन उसका तो नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और शायद थोड़ी सी मीथेन और अमोनिया थी। और जो पानी वोल्केनोस से निकल रहा था वही पानी हमें कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स भी ला कर दे रहे थे जो अरबों सालों से जमीन पर बरस रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारा एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर गया। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन लिक्विड वाटर एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा था। अब ज़मीन ठंडी होती रही और जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे गिरा तो वो हुआ जिसने इस गोले की किस्मत बदल दी, बारिश। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये हज़ारों साल से या शायद लाखों साल तक मुसलसल होने वाली तूफ़ानी बारिश थी। आसमान का सारा पानी ज़मीन पर गिर गया और इस मुसलसल होने वाली बारिश ने आहिस्ता आहिस्ता गड्ढों को बढ़ना शुरू कर दिया और पैदाइश हुई ज़मीन के पहले समुद्रों की। अब हम दाखिल होते हैं आर्कियन ईयन में। ज़मीन अब आग का गोला नहीं बल्कि पानी का गोला थी। लेकिन ये समुद्र आज के जैसे नीले नहीं थे। इनमें घुले हुए आयरन की वजह से इनका रंग शायद ग्रीन या ब्राउन था और ऊपर आसमान भी ऑरेंज रंग का था। इन्हीं गर्म केमिकल से भरे समुद्रों में ज़मीन का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ी कहानी शुरू होने वाली थी, जिंदगी की कहानी। साइंटिस्ट इसको एबियोजेनेसिस कहते हैं, यानी बेजान चीज़ों से जान का पैदा होना। उस वक्त समंदर एक प्राइमोर्डियल सूप की तरह था, एक केमिकल कॉकटेल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स वोल्केनोस और आसमान से आने वाले पत्थरों से आ रहे थे। समंदर की तह में हाइपोथर्मल वेंट्स थे, ऐसी जगह जहां जमीन के अंदर से गर्म मिनरल से भरा पानी निकल रहा था। इन्हीं गर्म अंधेरी गहराइयों में इन केमिकल्स ने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लाखों सालों तक ये केमिकल रिएक्शंस होते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुद को रेप्लिकेट करना यानी अपनी कॉपीज बनाना सीख ली। और फिर एक दिन इन्हीं केमिकल से बना पहला लिविंग सेल। ये पहली लाइफ फॉर्म्स प्रोकैरियोट्स थी, इतने सिंपल सेल कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं था। इन्हीं को ल्यूका कहा जाता है, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लेकिन फिर इन्हीं सिंपल सेल्स में से एक ने कुछ ऐसा करना सीख लिया जिसने ज़मीन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थे सियानोबैक्टीरिया। इन्होंने सूरज की रोशनी को पकड़कर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर अपना फूड खुद बनाना सीख लिया। इसी प्रोसेस को आज हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस का एक वेस्ट प्रोडक्ट था, एक ऐसी गैस जिसकी उस वक्त की ज़मीन को आदत नहीं थी, ऑक्सीजन। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे बैक्टीरिया समुद्रों में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। ज़मीन की फिजा बदलने वाली थी। अब हम आ गए हैं प्रोटोजोइक ईयन में। ये ज़मीन की हिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर था और इस चैप्टर का हीरो था ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन सियानोबैक्टीरिया बना रहे थे वो पहले समंदर में घुले हुए आयरन के साथ रिएक्ट करती रही और इसी रिएक्शन की वजह से जंग लगना शुरू हुआ। समंदर के फर्श पर जंग की तह दर तह जमने लगी। आज हमें ये बेंडेड आयरन फॉर्मेशंस की सूरत में मिलती है, जो इस बात का सबूत है कि उस वक्त ऑक्सीजन बनना शुरू हो चुकी थी। जब समंदर का सारा लोहा जंग आलूद हो गया तब ऑक्सीजन ने समंदर से निकलकर एटमॉस्फेयर में जाना शुरू किया। इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। लेकिन ये इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना गुड न्यूज़ नहीं थी, कम से कम उस वक्त की लाइफ के लिए। उस वक्त की लाइफ ऑक्सीजन के बगैर रहने की आदत थी और ऑक्सीजन उनके लिए जहर थी। इस ऑक्सीजन ने ज़मीन पर पहली मैस एक्सटिंक्शन यानी तबाही फैला दी। और उस वक्त फिजा में मीथेन गैस भी थी, जो एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, यानी प्लेनेट को गर्म रखने वाला ब्लैंकेट। लेकिन इस नई ऑक्सीजन ने फिजा में जाकर मीथेन से रिएक्ट किया और इस ब्लैंकेट को ही ख़त्म कर दिया। ग्रीन हाउस ब्लैंकेट हट गया, नतीजा प्लेनेट का टेम्परेचर बुरी तरह क्रैश कर गया और ज़मीन दाखिल हुई अपनी हिस्ट्री की सबसे पहली और सबसे लंबी बर्फ़ की चादर में, द हुरोनियन ग्लेशिएशन। पूरा प्लेनेट एक डीप फ्रीज में चला गया जो शायद 30 करोड़ साल तक चला। इस बात का ज़बरदस्त सबूत है कि ज़िंदगी खुद कितनी ताकतवर है कि वो इतने बड़े प्लेनेट का मौसम बदल सकती है। इस लंबे अरसे के बाद ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हुई और इस तबाही से बच जाने वाली लाइफ ने नए रास्ते ढूंढे। ऑक्सीजन अब जहर नहीं बल्कि एनर्जी का ज़रिया बन चुकी थी। जिससे ऑक्सीजन ने अर्थ को बर्फ़ बनाया था, उसी ऑक्सीजन ने फ़िज़ा में ऊपर जाकर ओजोन लेयर बनाई। ये वो लेयर है जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी रे से बचाती है और इसी ऑक्सीजन ने कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा लाइफ के दरवाजे खोल दिए।
समंदर में एक और इनकलाब आया, एंडोसिम्बोसिस। सोचो, एक बड़े सेल ने एक छोटे से सेल को खाया, लेकिन उसको हजम करने के बजाय उसे अपने अंदर जिंदा रहने दिया। उस छोटे से सेल ने बड़े सेल को एनर्जी देना शुरू कर दी और बड़े सेल ने उसे हिफाजत दी। ये छोटा सेल आगे जाकर बना माइटोकॉन्ड्रिया, वो पावर हाउस जो आज हमारे सेल को एनर्जी देता है। बिल्कुल इसी तरह कुछ सेल्स ने फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया को भी अपने अंदर बना दी और वो बन गए क्लोरोप्लास्ट्स, जो पौधों को उनकी खुराक बनाने में मदद देते हैं। इसी पार्टनरशिप से पैदा हुए यूकैरियोटिक सेल्स, वो कॉम्प्लेक्स सेल्स जिससे जानवर और पौधे बने हैं। और फिर इसी इयॉन के आखिर में ये कॉम्प्लेक्स सेल्स आपस में जुड़कर रहने लगे। पहली बार मल्टी सेल्यूलर लाइफ वजूद में आई। सिंपल स्पंजेस और कुछ अजीबोगरीब सब बॉडीड मखलूक, जिन्हें आज इडियाकार्न बियोटा कहते हैं, ये ज़मीन पर पहली बड़ी लाइफ फॉर्म्स थी। और फिर आज से करीब 54 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंटिस्ट को आज तक हैरान किया हुआ। इसे कहते हैं द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। अचानक जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से पलक झपकने में ज़मीन के समंदर में अजीब और कॉम्प्लेक्स जानवर भर गए। ऐसा लगता था जैसे एवोल्यूशन ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो। आज भी ये बात अनक्लियर है कि इतनी मैस पॉपुलेशन कहाँ से आई। आज जानवरों के जितने भी बुनियादी बॉडी पार्ट्स हैं या डिज़ाइंस हैं, उनमें से ज़्यादातर इसी दौर में अचानक से सामने आए। और इसी तरह समंदर की तह पर ट्राइलोबाइट्स घूम रहे थे, जो अजीब किस्म के कीड़ों जैसे थे, जिनके ऊपर सख्त खोल था। पानी में एनोमिलोकराइस जैसे खतरनाक शिकारी तैर रहे थे, जो उस वक्त के सबसे बड़े जानवर थे। और इन्हीं में एक छोटे से कीड़े जैसे मखलूक थी पाइकिया, और इसके जिस्म में एक कॉर्ड थी जो आगे चलकर बैकबोन बनी। समंदर तो जिंदगी से भर चुका था, लेकिन ज़मीन अभी भी वीरान थी, बंजर पत्थर और मिट्टी। लेकिन अब फिजा में ओजोन लेयर बन चुकी थी, जो कॉस्मिक सनस्क्रीन का काम कर रही थी और ज़मीन को सूरज की तबाहकुन रेडिएशन से बचा रही थी। ज़मीन अब रहने के काबिल बन चुकी थी। सबसे पहले पानी के किनारों पर सिंपल पौधे जैसे मॉस ने कदम रखा। फिर इन पौधों को खाने के लिए ज़मीन पर आए आर्थ्रोपोड्स, यानी कीड़े मकोड़ों, बिच्छुओं और कन खजूरों के एंसेस्टर्स। कुछ मछलियां जिनको लोब फिन फिश कहते हैं, उनके फिन्स आम मछलियों जैसे नहीं थे, बल्कि उनके अंदर हड्डियां थी। उन्होंने इन फिन्स को आहिस्ता आहिस्ता पाँवों में बदलना शुरू कर दिया। तिकतालिक जैसे जानवर इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये मछली भी था और 4 टांगों वाला जानवर भी। इन्होंने हवा में सांस लेना सीखा और ज़मीन पर कदम रख दिया। ये पहले एम्फीबियंस थे। अब हम आ गए हैं कार्बोनिफोरस पीरियड में। ये जाइंट चीज़ों का दौर था। ज़मीन पर घने दलदली जंगल फैल गए और फोटोसिंथेसिस की वजह से फिजा में ऑक्सीजन की मिकदार 35% तक पहुँच गई, आज से तकरीबन डबल। इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ने कीड़े मकोड़ों को अजीब साइज तक बढ़ाने का मौका दिया। शायद आपको मालूम ना हो, आज भी अगर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ा दी जाए तो बहुत से कीड़े मकोड़ों का साइज डबल बल्कि ट्रिपल हो सकता है। उस वक्त आर्थ्रोप्लेरा नाम का एक जाइंट कन खजूरा था, जो एक छोटी कार के साइज का होता था, और मैग्न्योरा एक जाइंट ड्रैगन फ्लाई थी, जिसका परों का फैलाव 2 फुट तक होता था। ज़मीन पर एम्फीबियंस का राज था, लेकिन इनके साथ एक मसला था। इन्हें अपने अंडे देने के लिए वापस पानी में जाना पड़ता था। लेकिन फिर एवोल्यूशन ने एक और नई इनकलाबी चीज़ ईजाद की, रेप्टाइल्स, यानी रेंगने वाले जानवरों ने एक नया अंडा बनाया, जिसे द अम्नियोटिक एग कहते हैं। ये अंडा एक प्राइवेट स्विमिंग पूल की तरह था। इसके अंदर बच्चे के लिए खुराक और पानी सब मौजूद था, और इसके ऊपर एक सख्त खोल होता था जो उसकी हिफाजत करता था। इस एक ईजाद ने रेप्टाइल्स को पानी पर डिपेंडेंट होने से आज़ाद कर दिया। अब वो ज़मीन पर कहीं भी रह सकते थे और अंडे दे सकते थे। लेकिन ये जश्न हमेशा नहीं रहा। पैलेज़ोइक एरा का इख्तिताम ज़मीन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी तबाही पर हुआ। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले द पर्मियन ट्राइज़ेक एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, जिसको द ग्रेट डाइंग भी कहते हैं। शायद साइबेरिया में हज़ारों सालों तक मुसलसल वोल्केनोज पड़ते रहे, इतने कि उन्होंने पूरी ज़मीन के मौसम को तबाह कर दिया। समंदर जहरीले हो गए, फिजा में ऑक्सीजन खत्म हो गई। नतीजा, समंदर की 96% स्पीशीज़ खत्म हो गई, पर ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की 70% स्पीशीज़। ज़िंदगी ज़मीन से मिटने के करीब आ चुकी थी। इतनी बड़ी तबाही के बाद ज़मीन एक खाली और वीरान जगह थी। लेकिन जहाँ तबाही होती है वहीं नए मौके भी होते हैं। जो चंद किस्म के जानवर बच गए थे, उनके लिए पूरी दुनिया खाली पड़ी थी, और इस खाली दुनिया पर राज करने के लिए सबसे बेहतर पोजीशन में थे रेप्टाइल्स। अपने इनकलाबी अंडे की वजह से उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो इस नई खुश्क दुनिया में आसानी से फैल सकते थे। अब हम दाखिल हो रहे हैं मोसोजोइक एरा में, और इस एरा का पहला चैप्टर यानी ट्रायजिक पीरियड में ज़मीन पर एक ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम था पेंजिया। इससे आज अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। उस वक्त ये सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे और एक ही ज़मीन का टुकड़ा था, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। इस दौर में रेप्टाइल्स ने फलना फूलना शुरू किया, और इन्हीं में से एक ग्रुप था आर्कियोसॉर्स। इस ग्रुप में मगरमच्छों के इंसेस्टर्स, हवा में उड़ने वाले प्टेरोसॉरस और ज़मीन की हिस्ट्री के सबसे मशहूर जानवर शामिल थे। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले इस खाली स्टेज पर पहले डायनासोर्स ने कदम रखा। लेकिन ये वो जायंट डायनासोर्स नहीं थे जिन्हें हम फिल्मों में देखते हैं। पहले डायनासोर जैसे ईओरैप्टर छोटे थे, कुत्ते के साइज़ के और 2 टांगों पर चलते थे। वो भी डोमिनेंट नहीं थे। वो उस वक्त के दूसरे बड़े रेप्टाइल्स के सामने कुछ भी नहीं थे। उन्हें भी अपना राज कायम करने के लिए काम करना था, लड़ना था।
तो सोचो हमने अपना सफ़र एक बेजान पिघले हुए पत्थर से शुरू किया था, उस पर आहिस्ता आहिस्ता समंदर बने, ज़िंदगी पैदा हुई और ज़िंदगी ने आसमान को नीला किया। फिर वो समंदर से निकलकर ज़मीन पर आई, जाइंट कीड़ों से अजीब जानवरों से होते हुए ज़मीन की सबसे बड़ी तबाही सहकर कहानी अब एक मखलूक तक पहुंच गई। इसने अगले 15 करोड़ साल तक इस प्लेनेट पर राज करना था। डायनासोर्स आज पे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।